Hello friends, my name is Tisha. This is the another lecture of pharmacy practice and today we are going to learn about the medical adherence. In this video we will discover introduction, causes of medical adherence, pharmacist role in medical adherence and monitoring of patient medical adherence. So let's begin firstly with the definition, that is what exactly is the medical adherence. फर्स्टली सिंपल एंड बेसिक लैंग्वेज में कह दूँ तो मेडिकल अधीरेंस वो होता है कि डॉक्टर या कोई भी फिजिशियन या फिर कोई भी अपने फिजिशियन है वो अपने को टाइमिंग के हिसाब से, डोजेज के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी से मेडिकेशन लेने का प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिकल अधेरेंस। और वो वो जो प्रिस्क्राइब की हुई दवाई है वो हमने पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डोज में, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ली अकॉर्डिंग टू आवर फिजिशियंस ऑर्डर, तो वो उस प्रोसेस को या फिर उस कन्फर्मेंस को क्या कहते हैं, मेडिकल अधेरेंस। सो डेफिनेशन क्या है, पेशेंट्स कन्फर्मेंस विद द प्रोवाइडर्स रिकमेंडेशन। प्रोवाइडर्स कौन हुआ, समटाइम्स फार्मासिस्ट भी हो सकता है, फिजिशियन भी हो सकता है, डॉक्टर भी, with respect to timing, dosage and frequency of medication taking during the prescribed length of time। जितने length of time तक, जितने समय तक पेशेंट ने, जो उनके जो प्रोवाइडर्स ने जो भी रिकमेंडेशन किया है कि पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डोज में, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में मेडिकेशन, ये वाली दवाई लेनी है, तो उसे कहते हैं मेडिकल अधेरेंस। इट इज़ अ फैक्टर दैट डिटरमाइंस द थेरेप्यूटिक आउटकम्स इन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस और डिसीज। ये एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है थेरेप्यूटिक आउटकम इन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस और डिसीज। ये मेडिकल, जितना आपका अच्छा मेडिकल अध्ययन होगा, जितने अच्छे से आप डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब की हुई दवाई जितने अच्छे से उनके कन्फर्मेंस के हिसाब से लोगे, उतना ही आपके थेरेप्यूटिक आउटकम्स में, मतलब आपकी जो ठीक होने की क्षमता है, अच्छे होने की जो एबिलिटी है, वो उस पर डिपेंड करती है, किस पे, मेडिकल अध्ययन पे। ओके, सेकेंड वर्ड है कंप्लायंस। कभी कभी हम कहते हैं कि पेशेंट इन कंप्लायंस और पेशेंट कंप्लायंस। तो पेशेंट कंप्लायंस मतलब क्या होता है, हाउ वेल द पेशेंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ व्हेन एंड हाउ टू टेक द मेडिकेशन। पेशेंट कंप्लायंस या पेशेंट का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट है वो कितने अच्छे से, कितनी शिद्दत से जो भी फिजिशियन ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं ऑफ व्हेन मतलब कब और कैसे मेडिकेशन को लेना है, कितने अच्छे से, हाउ वेल, दिस इज द वर्ड, हाउ वेल वो मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, उसे कहते हैं पेशेंट कंप्लायंस। नाउ येट अनदर वर्ड इज परसिस्टेंस। ड्यूरेशन ऑफ टाइम पेशेंट टेक्स मेडिकेशन फ्रॉम इनिशिएशन टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी। अब परसिस्टेंस क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम है कि आपने दवाई लेना चालू किया फ्रॉम इनिशिएशन टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द थेरेपी, वो डोज को या फिर आपकी आपकी जो इलनेस थी वो ठीक हो गई, जब तक आपने पर्टिकुलर दवाई को लेना बंद कर दिया, उन दोनों के बीच के टाइम को क्या कहेंगे, परसिस्टेंस। इज द नथिंग बट द टाइम इनिशिएशन ऑफ टेकिंग द मेडिसिन टू द स्टॉपेज और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द मेडिसिन और डोजेज रेजिम, उसे क्या कहेंगे, परसिस्टेंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नाउ अब देखेंगे कि कॉजेज ऑफ मेडिकल अधेरेंस। मेडिकल अधेरेंस की डेफिनेशन देख ली, अब बोलेंगे कि मेडिकल अधेरेंस, सॉरी, मेडिकल नॉन अधेरेंस क्यों क्यों होते हैं। नॉन अधेरेंस मतलब कि आप डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब की हुई ड्रग पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डोजेज और पर्टिकुलर पीरियड और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आपने नहीं ली, उसे कहते हैं मेडिकेशन नॉन अधेरेंस। तो नॉन अधेरेंस के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक, कि अगर आपके स्टेटस एकदम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है या फिर पेशेंट का जो स्टेटस है वो इलिटरेट है, पेशेंट को पता ही नहीं कि ये दवाई लेने से उनको अच्छा ठीक हो सकता है या फिर दवाई लेने से वो जल्दी से ठीक हो सकता है, तो एक हुआ इलिटरेसी, और दूसरा पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका बहुत पुअर है। सेकेंड, लैक ऑफ फैमिली और सोशल सपोर्ट। क्या होगा,
सोशल सपोर्ट या फिर लैक ऑफ फैमिली, आपके भी कभी भी दवाई लेनी होती है तो सबके पेरेंट्स या फिर आपके जो लव वंस होते हैं वो आपको स्ट्रिक्टली बोलते कि दवाई ली, अच्छे से ली या नहीं ली। तो अगर लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट या सोशल सपोर्ट नहीं होगा तो भी मेडिकल नॉन अध्ययन के चांसेस हो सकते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, अब कोई कोई पुअर पीपल होते हैं वो क्या बोलते हैं कि अब आगे अगर मुझे डोजेन रेजिमेन कंटिन्यू करना है तो मुझे और दवाई लेनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, पैसे नहीं होंगे। तो ये मेनली पुअर पीपल जो होते हैं उनका मेडिकल अध्ययन का मेन रीज़न ये होता है कि उनके पास पैसे नहीं है या फिर दे आर पुअर। बिजी वर्क शेड्यूल, किसी किसी का वर्क शेड्यूल बिजी है तो भी समटाइम्स भूल जाते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, बहुत हाई कॉस्ट है इसलिए मेडिकेशन हम नहीं ले रहे या फिर डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई डोजेज को हम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे। सिस्टम हेल्थ केयर रिलेटेड, ये हुआ सोशियो इकोनॉमिक, ये हुआ पेशेंट रिलेटेड, ये दूसरा सिस्टम जो हेल्थ केयर रिलेटेड कॉजेज होते वो है। रिलेशनशिप ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट, पेशेंट और डॉक्टर के बीच के रिलेशनशिप है वो, जैसे कि डॉक्टर ने बोल दिया ऐसा कि ये वाली दवा इस टाइम पे लेनी, ये वाली दवा उस टाइम पे, या फिर समटाइम्स डॉक्टर नहीं भी कहते। तो अब क्या हुआ कि पेशेंट को उस ड्रग के इम्पोर्टेंस के बारे में डॉक्टर ने या फिर फार्मासिस्ट ने बताया ही नहीं, जिससे कि क्या हो गया कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच अच्छे से रिलेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, जिससे कि मेडिकल नॉन हो सकता है। पुअर और लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, येट अनदर रीजन, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं डॉक्टर पेशेंट के बीच में रिगार्डिंग द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ, क्या वो मेडिकेशन लेने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है एंड ऑल। पुअर मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पुअर है, ये भी हो सकता है। सेकेंड है थेरेपी रिलेटेड, जो भी आपकी ड्रग थेरेपी, आपका डोसेज रेजिमेन है उसके रिलेटेड क्या क्या कॉजेज है। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेडिकल रेजिमेन, कि आपका जो मेडिकल रेजिमेन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि आपकी डोजेज फ्रीक्वेंसी वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि डॉक्टर लाइक के सुबह लेनी है, फिर आपको 6 घंटे बाद लेनी है, फिर आपको 8 घंटे बाद लेनी है, फिर 4। तो ये क्या हो गया, एकदम कॉम्प्लेक्स हो गया मेडिकल रेजिमेन। तो समटाइम्स patient may avoid taking the medication according to doctor's prescription. ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, समटाइम इसकी वजह से भी मेडिकल नॉन अध्ययनेंस होता है। लैक ऑफ इमीडिएट बेनिफिट ऑफ थेरेपी एंड ट्रीटमेंट इंटरफेयर्स विद द लाइफ, अब समटाइम्स कोई कोई दवा क्या होती है कि वो हमें लाइफ टाइम तक लेनी पड़ती है, या फिर कोई कोई ड्रग होती है या फिर कोई कोई डोजेज जिसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं देता है। पेशेंट को एंड डॉक्टर फिजिशियन दोनों को थोड़ा टाइम लगता है उस मेडिकेशन को इफेक्ट दिखाने के लिए। तो वो अगर इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिला उस थेरेपी का तो भी समटाइम्स पेशेंट नॉन मेडिकल अध्ययन चूज करते हैं। कंडीशन रिलेटेड, आपकी कंडीशन के सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम, अगर आपके सिम्टम्स बहुत सीवियर है तो भी समटाइम्स पेशेंट हो तो बोलते कि ये तो अब हर बार होता ही रहता है तो अब क्या ही करें। तो अगर सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है तो भी आपका मेडिकल नॉन अध्ययन हो सकता है। पेशेंट रिलेटेड, पेशेंट के रिलेटेड क्या क्या, इम्पेयर सच एज विजुअल, हियरिंग, कॉग्निटिव एंड स्वॉलोइंग प्रॉब्लम। समटाइम्स पेशेंट का क्या होता है, स्वॉलो जो टैबलेट होती है वो अच्छे से स्वॉलो नहीं कर पाते और उसकी वजह से पेशेंट अच्छे से डोजेज रेजिमेन फॉलो ही नहीं करते। विजुअल, हियरिंग या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, वो अच्छे से सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उनकी जो रीजनल एबिलिटी है वो अच्छी नहीं है। तो अगर वो अच्छा है ही नहीं तो जो भी डोजेज रेजिमेन फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किए वो अच्छे से वो फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन, अपियरेंस अबाउट पॉसिबल एडवर्स साइड इफेक्ट, अब क्या हो रहा है कि कोई भी ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट है हेडेक होना, ओके। तो अब क्या होगा कि ये हेडेक हो रहा है साइड इफेक्ट, तो ये फिजिशियन ने बताया ही नहीं या फिर पेशेंट को पता ही नहीं है। तो अब पेशेंट के मन में क्या होगा कि ये वाली ड्रग लेने से मुझे हर बार साइड इफेक्ट होता है, अब मुझे ये वाली ड्रग नहीं लेनी, ये मेरे लिए हार्मफुल है। तो उससे क्या होगा कि नॉन अधेरेंस के भी चांसेस बढ़ जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन, वो अच्छा होना चाहिए। लैक ऑफ मोटिव, स्ट्रेस या एंजाइटी है पेशेंट को तो भी वो समटाइम्स मेडिकल नॉन अधेरेंस हो सकता है। अब एज अ फार्मासिस्ट हमारा रोल क्या है,
मेडिकल अध्ययन को फॉलो करवाना पेशेंट को, कि वो लोग प्रॉपरली मेडिकल अध्ययन की प्रोसेस फॉलो करें जाके वो अच्छे से ठीक हो सके. फर्स्ट है, pharmacists can improve medication adherence because they can actually show the medication to the patient and related any information to the medication itself. अब क्या होगा, पेशेंट है, अरे सॉरी फार्मासिस्ट है, उनका मेन एंड मेजर रोल होता है कि वो मेडिकल अध्ययन को इम्प्रूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो अच्छे से उनका पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ये वाली ड्रग की ये साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, ये वाली ड्रग है कि जिसको थोड़ा टाइम लगेगा इफ़ेक्ट दिखाने में, ये वाली ड्रग है आपको ये टाइम पे, ये समय पे, खाने के पहले खाने के बाद लेनी. तो ये क्या हुआ कि ये फार्मासिस्ट ने पेशेंट को अच्छे से समझा दिया, जिससे क्या हुआ कि फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में भी अच्छा रिलेशन हुआ और पेशेंट को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, ये दवाई खाने से मेरे को अच्छे से ठीक हो जाएगा. तो क्या होगा, जो भी पेशेंट मांगेगा वो उस ड्रग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो भी फार्मासिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. एजुकेट पेशेंट रिगार्डिंग मेडिकल अध्ययन. जो मेडिकल अध्ययन है कि प्रोसेस है कि अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अच्छे से ये दवाई लोगे प्रॉपर टाइम टू टाइम और इतने समय तक आपको अच्छे से आपकी कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, आप अच्छे से रिकवर कर. तो ये क्या हुआ, एक एजुकेशन हुआ, एक अवेयरनेस टुवर्ड्स द पेशेंट. तो उससे भी क्या हो सकता है कि मेडिकल अध्ययन की प्रैक्टिस बढ़ सकती है. फार्मासिस्ट कैन इम्पार्ट द इंफॉर्मेशन दैट फार्मासिस्ट है वो कैसे टाइप की इंफॉर्मेशन पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नेम एंड पर्पस ऑफ द ड्रग, वो ड्रग का नेम क्या है और वो ड्रग आप पेशेंट को क्यों दी जा रही है. अगर उन्हें हेडेक हो रहा है तो उन्हें पेन किलर, ये वाली ड्रग पेन किलर है, तो पीसीएम है तो पीसीएम क्यों दी जा रही है कि आपका हेडेक कम होगा या फिर नहीं होगा. व्हेन एंड हाउ टू टेक द मेडिकेशन, कब और कैसे लेनी है मेडिकेशन, वो भी फार्मासिस्ट उनको इन्फॉर्मेशन बता सकते. पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, इंटरेक्शन विद फूड एंड अदर ड्रग. पॉसिबल साइड इफेक्ट के समटाइम्स क्या होता है कि कोई ड्रग लेते, जैसे कि कफ सिरप हम लेते हैं तो हमें बहुत नींद आती, तो पहले से हमें पेशेंट को बता देना है कि ये पॉसिबल साइड इफेक्ट है कि आपको कफ सिरप लेने से, ये वाली कफ सिरप है, आपकी खांसी ठीक होगी तो उससे क्या आपको थोड़ी नींद आ सकती है. तो ये हुआ एक साइड इफेक्ट. तो क्या है कि पेशेंट को पता है कि यार मेरे को फार्मासिस्ट या फिजिशियन ने बोला था कि ऐसा हो. बाकी प्रिकॉशन, अगर साइड इफेक्ट आ रहे तो आप प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हो. ड्रग इंटरेक्शन, किसी किसी की कोई दवाई होती है जिसे खाने से पहले ले लेनी होती है या फिर खाने के बाद, तो उससे क्या, अगर ड्रग इंटरेक्शन भी बता देंगे तो उससे क्या होगा कि पेशेंट भी अच्छे से अवेयर रहेगा कि ये वाली फूड के साथ ये वाली ड्रग नहीं लेनी है, अगर मैं लूँगा तो मुझे अच्छे से इफेक्ट नहीं आएगा. तो वो भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड. ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी भी बता सकते हैं कि नहीं, आपको इतने समय तक तो ये दवाई लेनी पड़ेगी तो ही आपकी अच्छी कंडीशन ठीक होगी. एक्शन टू टेक इफ डोज इज मिस, और ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका डोज मिस हो गया तो आपको क्या एक्शन लेनी. तो फार्मासिस्ट, एज अ फार्मासिस्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक पेशेंट को अच्छे से प्रोवाइड करें ताकि मेडिकल अध्ययन की प्रैक्टिस बढ़ती रहे. नाउ, और क्या है, फार्मासिस्ट कैन एडवाइस टू द प्रिस्क्राइबर ऑन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ ड्रग रेजिमेन एंड रेनफोर्सिंग फैक्टर विच में कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेडिकल अध्ययन. अब समटाइम्स क्या होता है कि फिजिशियन है वो समटाइम्स नहीं समझ पाते या कोई भी रीजन से, तो फार्मासिस्ट उनको एडवाइस कर सकता है कि आप ये वाली ड्रग है या फिर ये वाला डोजेज रेजिमेन है जिसको थोड़ा और ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ पेशेंट एंड हिज और हर इज कंडीशन, जिससे कि क्या हो कि मेडिकल नॉन अध्ययनेंस भी ना हो और पेशेंट को भी इजी लगे. तो फार्मासिस्ट, फिजिशियन है, डॉक्टर है, उसको एडवाइस दे सकता है इफ पॉसिबल हो ड्रग रेजिमेन या चेंज करना तो. रेनफॉल विच में कंट्रीब्यूट, और जो भी फैक्टर्स है जो मेडिकल नॉन अध्ययनेंस के टुवर्ड्स पेशेंट को ले जा रहे, तो वो उनको भी अच्छे से फार्मासिस्ट डॉक्टर को बता सकते हैं कि आप ये वाली ड्रग ऐसे दो जिससे क्या हो रहा है कि पेशेंट नॉन अध्ययनेंस प्रैक्टिस फॉलो करे. तो अगर नहीं करोगे तो आप अध्ययनेंस फॉलो करेंगे. तो दैट्स द थिंग
सेकेंड है फार्मासिस्ट कैन असेस द पेशेंट नॉलेज ऑफ द ड्रग थेरेपी एंड यूजुअल मेडिकेशन हैबिट. अब क्या होगा, फार्मासिस्ट क्या करेगा, कैन असेस पेशेंट नॉलेज ऑफ द ड्रग थेरेपी एंड यूजुअल मेडिक. फार्मासिस्ट असेस कर सकता है, असेस उनको पूछ सकता है पेशेंट को अबाउट द नॉलेज ऑफ ड्रग थेरेपी. मतलब आप सेकेंड टाइम वो डोजेज रेजिमेन फिर से लेने गए तो फार्मासिस्ट आपको पूछेगा कि ये वाली ड्रग आपने कब ली थी, खाने के पहले ली थी, खाने के बाद ली थी. तो जिससे क्या होगा कि फार्मासिस्ट को पता चले कि पेशेंट को कितना नॉलेज है और वो नॉलेज है वो बरोबर है कि नहीं, जिससे कि पता चलेगा कि मेडिकल अध्ययन फॉलो करना है. ड्रग थेरेपी यूजुअल, उनकी मेडिकेशन यूजुअल मेडिकेशन हैबिट्स क्या क्या है. Pharmacists can also assess the patient's ability to comprehend and recall information in adverse drug reaction may discourage medical अध्ययन. सेम कि फार्मासिस्ट को अच्छे से पेशेंट की एबिलिटी क्या है कि वो कितनी देर तक अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल या याद कर सकते हैं, ये भी फार्मासिस्ट को अच्छे से असेस करना है, अच्छे से इंफॉर्मेशन लेनी फ्रॉम द पेशेंट. इफ ड्रग रिएक्शन में डिस्करेज, वो पेशेंट को काउंसलिंग करेगा, अच्छे से पूछेगा तो उन्हें भी पता चलेगा. हाँ, ये वाले पेशेंट भी उनको बताएंगे कि हाँ ये वाली ड्रग से ये वाले पेशेंट को ये एडवर्स इफेक्ट हो रहे. तो क्या होगा कि उस एडवर्स इफेक्ट से समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि डिस्करेज मेडिकल अध्ययन ना फॉलो करे वो, तो वो भी असेस करना फार्मासिस्ट का काम है. अब स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव फार्मासिस्ट पेशेंट रिलेशनशिप, ये सब हमने सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है कि वी हैव टू काउंसिल एंड एज अ फार्मासिस्ट हमें उन्हें बतानी भी, बट ये स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे कि हमें जो फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसे इम्प्रूव करें. ब्रीफ, फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल टू द पेशेंट, पेशेंट के साथ एकदम फ्रेंडली लेना है, अप्रोचेबल करना. हम ये राह नहीं देखेंगे कि वो पेशेंट आके हमें पूछे कि हमारा उनका डोजेज रेजिमेन क्या है या फिर उसका साइड इफेक्ट. हमें अप्रोच करना है पेशेंट को कि लाओ आपकी दवा दो, हम आपको अच्छे से डोजेज रेजिमेन और सब समझा देते हैं, जिससे क्या होगा मेडिकल अध्ययन की प्रैक्टिस बढ़ेगी. कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है, आपको अच्छे से पोलाइटली हर एक पेशेंट को समझाना है और बात करना है. टेक इनटू अकाउंट द स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द वे, जो पेशेंट की स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल नीड्स है वो भी ध्यान में रखते हुए और अकाउंट में रखते हुए ही हमें स्ट्रेटजी बने. इम्प्रूव पेशेंट को हर एक ड्रग के बारे में, हर एक ड्रग का डोजेज रेजिमेन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट सारा सब समझाना है. इम्प्रूविंग पेशेंट गिव क्लियर, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है, ज़्यादा हाई लैंग्वेज में नहीं या फिर ज़्यादा लेम लैंग्वेज में भी यूज़ नहीं, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है जिससे कि पेशेंट को समझ. चेक द पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमने पूरा उनको काउंसलिंग कर दिया कि ये वाली ड्रग का डोजेज रेजिमेन बता दिया, उन्हें ये वाली ड्रग को कैसे मेडिकली अध्ययन करना अच्छे से वो समझ. फिर पेशेंट को हम क्रॉस काउंटर करेंगे कि ये वाली दवाई कब लेनी है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, एकदम सॉफ्टली और अच्छे से, जिससे कि क्या हमें भी पता चलेगा कि हमारी एबिलिटी कितनी है समझाने की और पेशेंट को कितनी अंडरस्टैंड हो. सिंप्लीफाई द थेरेपेटिक रेजिमेन, जो भी थेरेपेटिक रेजिमेन है उनको चेंज या सिंप्लीफाई कर सकते. मॉनिटर द साइड इफेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं. मॉनिटर द बेनिफिशियल इफेक्ट, जो भी उनको बेनिफिशियल इफेक्ट आएंगे वो भी पेशेंट को हमें बताना है कि आपको ये वाली ड्रग से आपको आपकी बॉडी में अच्छा लगेगा, यू फील हैप्पी. तो जिससे क्या है पेशेंट भी इन्वॉल्व रहे मेडिकल अध्ययन फॉलो. स्पीक द सेम लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट की जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज में आप बोलना ट्राई करो, जिससे कि क्या होगा कि पेशेंट भी अच्छे से समझेगा और फार्मासिस्ट और पेशेंट की रिलेशनशिप भी अच्छी हो. इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट डिस्कशन, अब पेशेंट की जो ट्रीटमेंट हो रही है वो टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाने आ रहे, तो वो भी क्या उस पेशेंट के जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके जो रेजिमेन हो रहा है उसको डिसाइड करने में भी फार्मासिस्ट का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो भी फार्मासिस्ट पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकल अध्ययन. एज अ फार्मासिस्ट या एज अ फिजिशियन आप मेडिकल अध्ययन से कि पेशेंट अच्छे से मेडिकेशन का डोजेज रेजिमेन, फ्रीक्वेंसी, टाइम ये सब अच्छे से फॉलो कर रहा है, वो आप मॉनिटर कैसे कर सकते हो, आप कैसे जान सकते हो. तो ये क्या होगा, असेसमेंट, क्वांटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ मेडिकल अध्ययन ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट. तो जिसे क्या कहेंगे मॉनिटरिंग करना.
उसको असेस करना है, उनको क्वांटिफिकेशन कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, मेजरमेंट करना, एंड देन इवेल्युएट करना है ऑफ अडियरेंस। दो टाइप की मेथड्स होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होती है, उसमें क्या होता है, हम ड्रग को मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ड्रग को हम कैसे डिटेक्ट करें फ्रॉम इट्स बायोलॉजिकल फ्लूइड। जैसे कि पेशेंट ने दवाई ली, अब हम पेशेंट का ब्लड लेंगे और एज ए लैब में या किसी टेक्नीशियन से चेक करवाएंगे कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग पेशेंट की बॉडी में है या नहीं। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिससे कि क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि उनके ब्लड में पर्टिकुलर मेटाबोलाइट प्रेजेंट है या नहीं, उनके फ्लूइड में। फ्लूइड कोई भी हो सकता है, प्लाज्मा या ब्लड, डिपेंड ऑन द ड्रग। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी, दिस इज द एक मेथड होती है जिसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी। ये भी फॉलो होती है, आपका जो मेडिकल अध्ययन है डायरेक्टली हमें मेजर करना है इन अ पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर हमें वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी यूज। ये जो डायरेक्ट मेथड होती है वो मोस्ट एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट क्यों? क्योंकि सीधा हम जो बायोलॉजिकल फ्लूइड है, आपके जो ब्लड है, वहां से हम सीधा असेसमेंट कर रहे हैं या फिर वहां से ड्रग को सीधा इवेल्युएट कर रहे हैं, अडियरेंस मेजरमेंट। बट ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये रेयरली कंडीशन में यूज होती है कि जहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि पेशेंट का मेडिकल अडियरेंस स्टेटस क्या है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? दिस इज वेरी इजी एंड ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगा। सेल्फ रिपोर्ट्स, सेल्फ रिपोर्ट्स मतलब हमें पेशेंट को जाके पूछना है कि आप कब ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, आप अच्छे से ले रहे हो या फिर नहीं। उनकी क्रॉस काउंसलिंग करेंगे कि कब लेनी, जिससे भी पता चल जाएगा कि पेशेंट अच्छे से ड्रग मेडिकल अध्ययन फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेकेंड है, उनके रिपोर्ट्स देख सकते हो टाइम टू टाइम। सेकेंड है पिल काउंट, पिल को काउंट करना है कि जैसे कि आपको पता है कि आपने इस पेशेंट को उनके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा ही होता है कि इस पेशेंट को 15 डेज की दवाई दी और वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो दो टैबलेट्स अभी भी पड़ी है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने 15 डेज की दी थी बट पेशेंट ने किसी 2 दिन अच्छे से डोजेज रेजिमेंट फॉलो नहीं किया है और मेडिकल नॉन अध्ययनेंस प्रैक्टिस किया, तो ये भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। रेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कितनी बार प्रिस्क्रिप्शन को रिफिल किया है। अब हर बार पेशेंट आएगा, हर बार रीचेकअप करवाने आएगा तो अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन रिफिल कर रहे हैं, तो जिससे टाइम टू टाइम अगर हम प्रिस्क्रिप्शन रिफिल का टाइम देखेंगे तो उससे भी पता चल सकता है कि पेशेंट मेडिकल अध्ययनेंस फॉलो कर रहा है। असेसमेंट ऑफ पेशेंट क्लिनिकल रिस्पॉन्स, क्लिनिकल रिस्पॉन्स है कि पेशेंट का अच्छे से डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप किया या फिर पेशेंट को अच्छे से मेडिकेशन के बारे में पता है, मेडिकेशन अध्ययनेंस की जो भी इंफॉर्मेशन है कि कब कैसे क्या डोजेज है, क्या फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में पता है कि नहीं, तो उससे भी क्या है, पेशेंट का क्लिनिकल रिस्पॉन्स देख के भी हम असेस कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल मार्कर एज वेल एज पेशेंट डायरीज, फिजियोलॉजिकल मार्कर्स के लाइक के जैसे कि हमें पता है कि किसी पेशेंट को लग गई थी पैर में एंड बहुत सारा खून बह गया रोज, तो अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो हमें उस जगह पे हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे, उस जगह पे हीलिंग प्रोसेस देखेंगे। वो हीलिंग प्रोसेस कब होगी? जब पेशेंट ने अच्छे से मेडिकल अध्ययन फॉलो किया होगा तब। बट उस जगह पे जहाँ पे लगा है वहाँ पे हीलिंग ही नहीं दिख रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट अच्छे से डोजेज रेजिमेंट फॉलो ही नहीं कर। ये सारे क्या हो गए? फिजियोलॉजिकल मार्कर्स हो गए। समटाइम्स पेशेंट की डायरीज भी देखी जाती है। नाउ डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट, वो कैसे होता है, उसका फॉलोअप क्या है? तो सबसे डायरेक्ट होम फिंगर प्रिक सैम्पलिंग, उसमें क्या होता है कि आपके घर पे आके आपका फिंगर पे प्रिक करेंगे और वहाँ से सैंपल। सेकेंड है बायोलॉजिकल मार्कर देखेंगे। डायरेक्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी भी मेथड, ये सारी मेथड्स है कि डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट है होम प्रिंकर, सेकेंड है बायोलॉजिकल मार्कर्स को हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी है। इनडायरेक्ट में सेल्फ रिपोर्ट मेजर करेंगे यूजिंग क्वेश्चनरीज के सेल्फ रिपोर्ट्स मेजरमेंट या फिर सम क्वेश्चनरीज डिसाइड करेंगे या फिर सम क्रॉस काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, ये वाली दवाई कब ली थी आपने लास्ट,
कैसे ली थी, कौन सा डोज में ली थी, तो जिससे भी हमें मेजरमेंट पता चल सकता है। मॉरिस किस मेडिकेशन अधेरेंस स्केल होती है, उससे भी हम पता कर सकते हैं। मेडिकल आउटकम अधेरेंस स्टडी स्केल होती है। ये सारी स्केल है, ब्रीफ अधेरेंस रेटिंग स्केल, इलेक्ट्रॉनिक अधेरेंस, ये सारी स्केल है। और एक जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनरीज होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर वो पॉइंट टिक मार्क करे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है स्केल के हिसाब से, जिससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट अच्छे से मेडिकल अधेरेंस फॉलो कर रहा है या नहीं। So that's it for today's lecture. We will see you in next lecture. Thank you.